बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने पीछे वाला जो लेक्चर है उसको अच्छी तरीके से लर्न किया होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 यूनिट नंबर 5 केमिकल रिएक्शन के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल AMS स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको उर्दू में कानून बकाए मादा कहते हैं। इसकी बदौलत स्टूडेंट्स, एक साइंसदान लिवाइजे ने ये बयान किया था 1785 के अंदर 1785 के अंदर कि किसी भी कीमियाई रिएक्शन के अंदर ना तो कोई चीज़ पैदा होती है ना ही फना होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन के हवाले से पढ़ा था, और इक्वेशन को अगर आप लोग गौर से देखें तो उसके अंदर भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि मतामलात और हासलात, यानी कि जो किसी कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले और कीमियाई रिएक्शन के बाद हासिल होने वाले मटेरियल की दोनों की तादाद बराबर होती है, जिसको हम लोगों ने मज़ीद साबित करने के लिए मसावात को बैलेंस करना सीखा था। उसके अंदर भी बैलेंस करने का मकसद भी यही है कि जितनी मतामलात होती हैं उतनी ही हासिलात होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ फना नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो अपनी शक्ल तब्दील करती हैं। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आना क्या कहलाता है? कानून बकाए मादा कहलाता है। इसके अंदर कोई नई चीज़ जो है वो पैदा नहीं होती, नई चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती, बल्कि वो अपनी फ़िज़िकल कंडीशंस जो हैं वो चेंज करती हैं, अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तब्दील करती हैं। बाकी और कोई चीज़ उसमें से हासिल नहीं होती। उसने एक सादा से तजर्बे से साबित किया। उसने क्या किया कि एक फ्लास्क ली, उस फ्लास्क के अंदर सबसे पहले उसने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, उसको धागे के साथ बांधा। बांधने के बाद उसको कार के साथ बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसका वज़न किया, इसका मैस जो है वो मालूम किया। अब मैस मालूम किया उस वक़्त मालूम किया जब NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपस में उनका रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने नोट कर लिया, इसके बाद दोबारा नोट करने के बाद, उसका वज़न नोट करने के बाद, जब उसने इसको दोबारा मिलाया, मिक्स किया, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ। क्या बना? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl नमक का जो सॉल्यूशन है, इसे बना सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब जब इसके अंदर उसको मिलाने के बाद उसने दोबारा वज़न किया, इसमें सफ़ेद कलर के रसूख पैदा हुए, रिएक्शन हो गया। अब दोबारा नोट किया, दोबारा उसने वज़न जब नोट किया तो दोनों का बैलेंस एक जैसा था। अब अगर स्टूडेंट्स इसी चीज़ को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। Ag का एक है, यानी कि सिल्वर का एक एटम है, सिल्वर का एक एटम है। क्लोराइड का एक एटम है, क्लोराइड का इधर भी एक एटम है। नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है। सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम है। इससे मुराद को नई चीज़ पैदा नहीं हुई, यानी कि उसने एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट चेंज और सोडियम क्लोराइड का आपस में जो रिएक्शन हुआ, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बना, यानी कि नई चीज़ यहाँ पर
इससे कोई नई चीज़ हासिल नहीं होती। नई चीज़ से मुराद कि इसके अंदर अजाफी चीज़ कोई नहीं पैदा हुई। जितनी चीज़ें, जितने एटम हिस्सा ले रहे थे उतने ही एटम हमें हासिल हुए। यानी कि ना तो इसमें से कोई चीज़ ज़ाया हुई और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें हासिल हुई। यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील ज़रूर हो जाती हैं लेकिन कोई चीज़ नई नहीं बनती। इसको कहते हैं कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मैस। यानी जितने मतामलात होते हैं उतने ही हासिलात होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की दो इकसाम हैं। एक है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से मुराद, जैसे नाम से ज़ाहिर है, एडिशन का मतलब जमा करना। मुराद कि दो छोटे एटम आपस में मिलकर एक बड़ा बना दें या दो कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना दें, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन इसकी देते हैं, द केमिकल रिएक्ट कॉम्बिनेशन टू आर मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड अ एडिशन रिएक्शन। जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, मादा आपस में मिले और एक कंपाउंड जो है वो बना दें, उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जिसकी मिसाल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में मिलाती हैं, रिएक्शन करवाती हैं, हमारे पास पानी का कंपाउंड हासिल होता है। इसी तरीके हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हासिल होता है। इससे मुराद देखिए कि यहाँ पर दो एटम थे, दो एटम मिलकर, दो मालिक्यूल आपस में मिलकर एक मालिक्यूल बना रहे हैं। इसमें भी दो मालिक्यूल मिलकर एक मालिक्यूल बना रहे हैं। इससे मुराद कि ये दोनों के आपस में मिलने से एक चीज़ बन रही है, तो ये एडिशन हो रहा है, जमा हो रही है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाए, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन देखिए, आ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच आ कंपाउंड स्प्लिट्स अप टू इनटू टू आर आ मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड आ डीकम्पोजिशन। यानी ऐसा कीमियाई रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा मादों में या कंपाउंड्स में तहलील हो जाए, अलग-अलग हो जाए, उसे डीकम्पोजिशन कहा जाता है। जिसकी मिसाल पोटाशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन हासिल होती है। इसी तरीके के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तो फिर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। अब इसमें ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर एक कंपाउंड था, एक से क्या बने दो, यानी कि अलग-अलग हो गए, तो ये क्या होगा डीकम्पोजिशन, यानी उसकी तहलील होगी, उसने अलग-अलग कर दी, उसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद है एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी जो है वो तब्दील होती है। जिसकी दो मिसालें हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है खारिज करना, एक्स्ट्रा। थर्मिक का मतलब होता है निकालना, किसी की रिएक्शन के अंदर बाहर निकालना। एक्सो का मतलब बाहर करना, थर्मिक का मतलब पैदा करना। यानी कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा अमल जिसके अंदर हीट पैदा हो, ऐसा कीमियाई रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन होने के बाद उसमें से एनर्जी खारिज हो, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें से हीट एनर्जी जो है वो खारिज होती है। जैसे कार्बन को, कोयला को, लकड़ी को, गोबर को जब हम लोग जलाते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, यानी हवा की मौजूदगी में जलाते हैं, वहाँ से हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है प्लस हीट हासिल होती है। इसलिए मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, पानी हासिल होता है प्लस हीट हासिल होती है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम लोग इसको जलाते हैं, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज खाते हैं और साथ ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गई, ग्लूकोज गया, रिएक्शन हुआ, तो वहाँ पर भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, पानी हासिल होता है और साथ हीट हासिल होती है। तो इसी तरह की सूरत में दूसरा हमारे पास आता है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है किसी चीज़ में दाखिल होना, देना किसी को। रिएक्शन ऐसा कीमिया रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए, कोई नई चीज़ बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़े, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो दी जाए, यानी कीमिया रिएक्शन करवाने से पहले उसे एनर्जी फ्राहम की जाए ताकि वो नया कंपाउंड जो है बन जाए या वो डिकम्पोजिशन हो जाए, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो इसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। इससे मुराद के इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगी। अगर हम लोग इसे हीट नहीं देंगे तो ये अलग-अलग दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। इसी तरीके के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी इसमें हीट दी जाती है, एक्सो के अंदर हीट खारिज होती है। और इसका, इन दोनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमारी ज़िंदगी के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का अमल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें भी दुनिया के काम सर अंजाम देने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग खुराक खाते हैं, खुराक खाने के दौरान क्या हुआ, बर्न हुआ। इससे मुराद कि वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी कि हम लोगों ने वो खुराक खाई, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज जला, तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक से जो हीट हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे हम लोग दूसरे काम सर अंजाम दे सकते हैं। इसी तरीके के साथ कुछ चीज़ें हमें दुनिया के अंदर हासिल करने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हासिल करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे लकड़ी को जलाने के लिए, हमें जलाने के लिए उससे बेशक हम लोगों ने हीट ये ही लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी हीट उसे देनी पड़ती है। जैसे वो उसको कार्बन के जलाने के लिए उसे कैरोसिन ऑयल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हीट दी जाती है। तो इस सूरत में पहले हम एंडोथर्मिक फिर एक्सोथर्मिक, इन दोनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी, इन दोनों के बगैर हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। लेकिन ऐसे ही है कि एक्सो को एंडो में और एंडो को एक्सो में तब्दील किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अगले लेसन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।